जब पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके बेटे के कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे और उसके बाद पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी, तो एक माँ ने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, उस हत्यारे को ढूंढ निकाला। अखबारों में भी आपने एक खबर पढ़ी हो। इस बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या एम्बुलेंस का वहाँ पर नहीं पहुँचना किस प्रकार से मार्मिक है, और एक माँ आखिर माँ ही होती है जिन्होंने अपने बेटे के कातिल को आखिर समय तो लगा, जो काम पुलिस का था वो ढूंढ निकाला। अब दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो रही है। आज हमारे साथ वही माँ हैं, ललिता चौधरी जी। दीदी, पहले तो आपकी हिम्मत को बहुत सलाम मैं करता हूँ कि आपने सब कुछ अपना निछावर दांव कर दिया, उसके बाद उस कड़ी से कड़ी जोड़ी दोबारा से वो री इन्वेस्टिगेशन वो केस किया। दीदी, थोड़ा सा शुरुआत से हम जानना चाहेंगे, और इंटरव्यू हम इसलिए ले रहे हैं ताकि और लोगों को हिम्मत मिले जो पुलिस से प्रताड़ित हैं या जो सिस्टम से प्रताड़ित हैं, तो कम से कम वो एक हिम्मत मिले कि एक माँ जब ये कर सकती है, जिसे कुछ नहीं पता कि किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई होती है, जब वो इतने सारे सबूत ढूंढ के ला सकती है, तो फिर और लोग भी इससे कम से कम मोटिवेट। क्या थी दीदी ये पूरी घटना, थोड़ा सा डिटेल बताइए। मैं तो बच्चों को पाली इसीलिए रही थी कि पुलिस में भेजूँगी। मेरा बच्चा इतना अच्छा लंबा चौड़ा बच्चा था, 6 फुट 11 इंच का बच्चा था। मैंने पुलिस में भेजूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पुलिस ही मेरे लिए हानिकारक हो जाएगी थोड़ी सी। स्टार्टिंग जो महेंद्र सिंह नेगी जी का जो बर्ताव रहा मेरे, पता नहीं बर्ताव उनका इतना क्यों ख़राब रहा कि वो उस बच्चे को न्याय नहीं दिला सके। तो इसमें कष्ट मुझे बहुत हुए हैं, बहुत जगह घूमती रही हूँ मैं। कब की घटना थी, कब से शुरुआत हुआ इन सब चीज़ों की? देखिए, वैसे जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो उसका 16 फरवरी को हुआ, 2024 को, और उसकी मृत्यु 17 फरवरी 2024 को हुई है हॉस्पिटल एम्स में। 18 फरवरी के बाद उसकी वो किया हम लोगों ने, 19 के बाद एफआईआर लिखी इन लोगों ने हमारी, जिसमें कि 100 नंबर पर कॉल चली गई थी एम्बुलेंस के द्वारा। उन्होंने ये भी नहीं देखा एम्बुलेंस लेके कहाँ जा रही, कितनी चोट है किसी बच्चे को। 45 मिनट अगर कोई बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ है तो इन लोगों को किसी को वहाँ देखना चाहिए था। पुलिस का काम है रात की ड्यूटी पे, अगर वो वहाँ खड़े हैं बैरिगेटर पे तो उन्हें इधर उधर जाना बनता है। चीता भेजो, खुद जाओ, कुछ तो करो ना, बहाना नहीं लगाना चाहिए किसी तरह का कि वहाँ पे नहीं थे। बैरिगेटर हैं जिसमें कि प्रेम नगर पे कितने बड़े बड़े पता नहीं डंफड़ से वे पैसे खाने वाले हैं, या ये पैसे देते हैं या वो लेते हैं, मुझे ये चीज़ तो नहीं समझ आई उनकी। पर मेरे लिए ये बहुत ही पेनफुल रहा समय। वो इतना पेनफुल था, उसके बाद भी मेरा बेटा बहुत सुंदर बच्चा था, बहुत सुंदर, उसको देखती रहती थी और उसी से मुझे इतनी हिम्मत मिल रही थी कि वो ऐसे ही चला गया और मैं यहाँ हूँ, तो मैं उसे न्याय दिलाने में मैं मदद करूँगी। आपको कब पता चला कि इस तरीके का हो गया है सब चीज़ें घटना? मेरे पास किसी का फ़ोन आता है रात को ही कि आप आंटी यहाँ पे ना इसका क्षितिज का एक्सीडेंट हो गया और आप नंदा की चौकी पर आ जाइए। मैंने ठीक है बेटा, मुझे तो टाइम लगेगा ऐसे सारने में, लेकिन कुछ करते हैं अरेंज। तो देखो, तुम लोग हॉस्पिटल करो, तुम एम्बुलेंस लेके जाओ, ये सब चीज़ें मैंने उस टाइम जो मुझसे बन चुका वो करा मैंने। एक कॉल आया था मेरे पास में। पुलिस, मैं अखबार में खबर देख रहा था, पुलिस ने क्या ये सच में कहा आपको उस समय कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी कोई है जो आपके बच्चे को इस प्रकार से ढूंढ के निकाल के लाएंगे? हाँ जी, ये मेरे पास में बिल्कुल सच है। जादू की छड़ी का वर्ड जो चल रहा है ये सभी मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे इसका ज़्यादा मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने तो केवल उस टाइम देख के भाई मैं इतने दर्द में हूँ और वो जादू की छड़ी घुमाने के लिए बोल रहे हैं मुझे। चलो ये सच है जो मैं बयान दे रही हूँ। उन्होंने मेरे को बोला यहाँ क्या आप एक बार बयान दे दीजिए, और हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, ये सच है। तो उस समय क्या दिमाग में चल रहा था कि एक तरफ तो बेटा आपने खो दिया था, फिर उसकी तरफ पुलिस जब इस प्रकार से बातें कर रही थी, तो आप तो टूट ही गए होंगे कि यार अब तो इंसाफ किस प्रकार से मिल पाएगा मुझे? नहीं, देखिए, मुझे थोड़ी उम्मीद इसलिए लग रही थी कि पुलिस है, वो भी इंसान है, वो करेंगे। वो झूठ झूठ ऐसा बोलते थे, लगता था कि करेंगे, पर नहीं कर पा रहे थे, वो भी लगता था। क्यों नहीं कर पा रहे ये भी लगता था। सोचती रहती थी पूरा दिन, क्यों नहीं कर पा रहे भाई, इतना संगीन मामला है, तुम ऐसे। जब उन्होंने मेरे से जो महेंद्र नेगी जो थे आयो थे इसमें, भाई उन्होंने मेरे से बहुत गंदा सा जो व्यवहार किया, बोलने का उनका लहजा अच्छा नहीं था बिल्कुल।
उस टाइम से मेरे को लगने लगा ये अब नहीं करेंगे कुछ भी शायद, तो मैं करने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे होगा। पहले अपने बेटे की घर में पूजा कर लेती हूँ, उसकी आत्मा की शांति का जो मैंने पाठ रखा हुआ था अपने घर में 4-5 दिन जो मेरे घर में चला, मैंने वो पूजा का पूरे पहले प्रक्रिया पूरी करी उसकी प्रक्रिया होने के बाद में मैं अपने घर से निरंतर बाहर ढूंढती रही, पुलिस वालों के संपर्क में रहती थी, उनको बताती थी आके आज मैंने कर दिया तो आप इस पे इसके आगे की जांच कर दो भैया, 10 नंबर मैंने आपको आरटीओ से ला के दिए तो इसकी जांच कर दो भैया। अरे हम जो भी लेके बता रही वो मेरे को कि इसमें तो ये है ही नहीं, ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो था ही नहीं था, ठीक है चलो। आप भी खुद छानबीन करती रही इस बीच और पुलिस को सारे सबूत देते रहे? मैं ही ज़्यादा तो मैं ही कर रही थी, पुलिस तो मुझे झूठ बोल देती थी, क्योंकि जैसा मैं जाती तो थी पुलिस से रिव्यू मांगने के लिए अपनी डेट का, क्योंकि थाने से बहुत नज़दीक हुआ था, मैं डालन वाला में रहती थी उस टाइम पे। अभी मैंने यहाँ पे क्षितिज के बाद आई हूँ, तो कुछ दिन 5 महीने तो मैं डालन वाला से जांच पड़ताल की अपनी, फिर सहसदारा से करी, तो मैं पुलिस के तो बहुत ही नज़दीक थी सारी चीज़ें। मैं यहाँ से रिव्यू लेने के लिए जाती थी, उनका रिव्यू मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैं सड़क पर खुद निकल लेती थी, मेरे पास क्षितिज को कैसे ढूंढा सब चीज़ें, मतलब कहाँ से पता चला कि कौन सा ट्रक था, किस तरीके से था? मुझे पता लगा है सीसीटीवी फुटेज निकाली, 2 डिजिट नंबर थे मेरे पास में उसके, जो पुलिस ने मुझे बताया था कि हमने बयान में लड़कों ने तो 2 ही नंबर दिए। जब मैंने बोला तो लड़कों से पूछो, अगर तुम्हें कोई मिला है वहाँ पे किसी से पूछो आप इस चीज़ को कि भाई 2 नंबर दे रहा है। 2 नंबर लड़कों ने पुलिस को महेंद्र नेगी को लिखवाए हैं, उनने बयान में लिखे हैं उनके मौके पे। तो वो 2 नंबर और गाड़ी एक्सीडेंट का जो सीसीटीवी फुटेज मैंने बेटे के 13वीं के बाद निकाला, उसका मैच कराते हुए 10 नंबर निकलवा के मैंने आरटीओ से उसके ऊपर मैंने फिर कार्रवाई करी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज वगैरह उन्होंने क्यों नहीं निकाली पुलिस वालों ने? आपने पूछा नहीं जब, क्योंकि लगातार आप सड़कों पर थी उस समय? मैं पूछती थी उनसे, बोलते थे सीसीटीवी फुटेज तो यहाँ भी नहीं है, वो भी काम नहीं कर रहा कैमरा भैया। मैं कहा यहाँ तो लग रहा, क्योंकि मेन था एक्सीडेंट कैमरा, एक्सीडेंट पता होना चाहिए लग रहा कि नहीं लग रहा। मैं उनको यही बोल रही थी आप ये तो मतलब आप ये देखो, जब तक वो नहीं मिला था ना मुझे खुद नहीं लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे का। मैं खुद ये सोच रही थी मेरा बच्चा चला क्यों गया, ऐसा हुआ क्यों उसके साथ में, कैसे गया वो, क्यों गया। पुलिस तो बस ये कह रही अज्ञात वाहन था और आपने अज्ञात वाहन में वो दे दी, हमें तो पता ही नहीं कौन सा वाहन था। अब उसमें कार थी, गाड़ी थी, क्या था, डंपर था, कौन सा कुछ अज्ञात था। मैं कैमरों का ये देख रही, यहाँ ये वाला चल रहा होगा, रोड का कैमरा चल रहा तो इसमें आना चाहिए था। उन्होंने कहा ये तो रोड के कैमरे चलते ही नहीं, प्रेम नगर के तो बंद रहते हैं। फिर मैंने सुविधा स्टोर का चल रहा होगा, सुविधा स्टोर का देख लो कोई, ये सुविधा स्टोर में तो ये भी इसमें आ नहीं रहा, इसका तो ये तो ख़राब हो रखा। फिर मगर भाई ये तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा सब चीज़ें। उसके दौरान मेरे को मिल गई, ऊपर वाले ने एक भैया का वो था कुछ शॉप जो बंद रहता था, गैराज टाइप था शायद उनका कुछ, मुझे समझ नहीं, जो भी था वो बंद था उनका, उसका सीसीटीवी कैमरे ने उसको कवर किया हुआ था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए भैया प्लीज़। तब मुझे ये पता लगा कि मेरे बेटे का डंपर ने एक्सीडेंट किया है और डंपर ने कुचला है और उसको छोड़ के कुचल के और अपना भाग गया वो पता नहीं कहाँ सड़क की तरफ। वहाँ से हॉस्पिटल किसने पहुँचवाया आपके बेटे को? आप कह रहे थे कि 45 मिनट तकरीबन एक्सीडेंट के वहीं थे वो। 1-2 लड़के जो उसके साथ में रहे होंगे वहाँ पे, है ना, तो उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया कि एम्बुलेंस 100 उसी टाइम पे कर दिया क्षितिज का एक्सीडेंट होने के बाद ही। फिर एम्बुलेंस तो पहुंची नहीं, उन्होंने 108 पे भी कॉल किया, उन्होंने 100 नंबर पे भी किया कि हमें पुलिस की मदद मिल जाए, वहाँ पुलिस भी नहीं पहुंची। वहाँ जाने वाले जो कुछ लोग जा रहे होंगे उन्होंने बोला बैरिकेटर पे जाके आप पता करो पीछे एक्सीडेंट हो रखा, तो वहाँ कोई गया नहीं उनका देखने के लिए। वो तो 45 मिनट ना एम्बुलेंस भी, चलो एम्बुलेंस 2-3 कॉल पे गई होगी, मैं क्योंकि लगातार मैं भी बोल रही हूँ कॉल करो एम्बुलेंस बुलाओ, अभी क्यों नहीं आई एम्बुलेंस बुलाओ। मैं दूर से
कवर कर रही थी चीज़ों को, तो मुझे ये पता है अगर मेरे पास 3:03 पे कॉल आता है उधर से कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मेरा बेटा मैं मिनट गिन रही, 25-30 मिनट हो चुकी थी पूरी, एक एक मिनट नोट हो रही थी मेरे फ़ोन में, इतने मिनट होगी 3 मिनट होगी, तो मैं वो देख देख के चेक करके बुला क्यों नहीं रही, इतना देर हो गया क्षितिज को यहाँ तुमने क्यों गे रखा, वो बोल रहे आ नहीं रही, इधर से एम्बुलेंस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, हमें सही गाइड नहीं मिल रहा, ये नहीं, ऐसा कुछ होता रहा, एम्बुलेंस का ड्रामा चलता रहा, पहुँच नहीं आ रही। अच्छा दीदी, बुरा लगता है उस समय कि जहाँ उस जिस भारत में हम रह रहे हैं, यहाँ कहता है कि पिज़्ज़ा हम 10 मिनट में पहुँचा देंगे, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस आप खुद ही गंवाए 45 मिनट तक। 45 मिनट तक। अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो शायद आपका लड़का आज अपने आपके पास होता, जिस प्रकार से बोला जाता है। मैंने तो व्यवस्था, अगर उसका लिखा हुआ था मृत्यु तो वो चला भी गया था, पुलिस वाले सहयोग करते उसे न्याय मिल जाता, बहुत सारी चीज़ें, तो ये तो हमारा संविधान भी बहुत सही अटपटा सा हो रखा, जिसके जो एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत जल्दी काम करता है, जो साइकिल पे काम करेंगे और जो अधिकारी बैठे होंगे उनके लिए अलग काम करेगा और हम जैसों के लिए अलग काम करेगा। कहते हैं महिला सुरक्षित है, महिला, मैं सारे में घूमती रहती हूँ उधर की तरफ, मुझे पता, मैं देखती थी, मुझे बचना भी पड़ता था, कोई गलत निगाह से ना मेरे को देख लो जब मैं रात को निकल रही हूँ। अच्छा। मैं अकेली भी जाती थी रात को, मैंने अकेले ने भी पूरी की पूरी सड़क कवर करी, कभी कोई दूसरा छोटा बच्चे मेहमान आ गए घर में मेरा पता लेने के लिए, मैं उनको लेके चली जाती थी, घर में नहीं रुकना मुझे, मैं जाऊँगी। कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में? 1.5 साल। 1.5 साल लगा पूरा। 1.5 साल बाद अब जाके दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन फिर से एसएसपी साहब ने बोला है कि दोबारा से होगी। हाँ जी, जब ये एसएसपी सर के उसमें आई, संज्ञान में आई, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया, जो पुलिस का काम था वो हमें करना था, तो आपने करके दे रखा है वो काम, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आगे जांच बढ़ावेंगे, आगे करेंगे हम कार्रवाई। अब क्या लग रहा है दीदी, कुछ इंसाफ अभी भी मिल पाएगा? क्योंकि जितनी मेहनत पुलिस ने करनी थी वो तो सब आप कर चुकी हैं, अब लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा किसी तरीके से? मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उसी दिन से फिर मुझे ये चीज़ें शायद ना मिलती, जितनी मेहनत मैंने करके अगर मिली तो ये चीज़ें भी ना आती। वो इंसाफ मांग रहा है वहाँ बैठ के माँ के थ्रू, तो मिलेगी ज़रूर। चलिए, ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी हत्या केस में पुलिस कहती है कि सबूत लेके आओ, तो उसके बाद तब हम वीआईपी को ढूंढें। यहाँ तो खुद सबूत दिया है इन्होंने, और करीबन 1.5 साल बता रहे हैं कि 1.5 साल खुद इन्वेस्टिगेशन करी है, खुद रोडों की धूल चाकी है, और उसके बावजूद भी पता नहीं किस प्रकार से आईओ रहे होंगे। आईओ को कभी गुस्सा नहीं आया आपके ऊपर कि भाई क्या किस तरीके से बातें कर रहा है या किस तरीके से व्यवहार कर रहा है एक माँ ने जब अपना बेटा खो दिया? मेरे पास उनकी ऑडियो क्लिप है एक, उसमें अगर मैंने वैसे सुना दो तो वो गुस्सा ही करते थे, वो मुझे देख के इतना गुस्सा करते थे, पता ही नहीं मैंने क्या गुनाह कर रखा था। अगर मैं थाने में चली भी जाती थी उनसे पूछने के लिए कुछ, तो भगवान ही बस बहुत गुस्सा करते थे। यहाँ तक मैंने उनको जब पेन ड्राइव दी अपनी एक बना के कि ये आप पेन ड्राइव मेरी साइड से ले लीजिए और आगे जांच बढ़ाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट करी मैंने उनकी। फिर जब मैंने 4 तारीख और 4 को वो जांच दूसरे उन आईओ को करा दी ट्रांसफ़र, तो मैंने उनको बोला कि वो दे दीजिए आप मेरी पेन ड्राइव जो मैंने आपको सबमिट करी थी, अपनी तरफ से मैंने उनसे मांगी। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने ना वो पेन ड्राइव मेरे बच्चों के पास है, वो बच्चे गेम खेल रहे हैं, मेरी पेन ड्राइव से उनके बच्चे गेम खेल रहे थे। फिर ये बात मैंने गिरीश सर थे वहाँ पे, मैंने उनको बोला इतना मतलब बच्चे गेम खेल रहे मेरी पेन ड्राइव से, स्टार्टिंग इनकी कितनी ख़राब रही, बच्चे गेम खेल रहे, जो चीज़ मैं अपनी उनको दे रही हूँ उनके बच्चे खेल रहे थे उस चीज़ों से। मतलब असंवेदनशीलता बिल्कुल की कम से कम एक मान घटिया थी, बहुत ही घटिया। और ये गिरीश सर को पता है इस बात का कि मैंने उनसे बोला है कि, और उन्होंने खुद बोला मेरे सामने में कि बच्चे पेन ड्राइव में गेम भर रखे उन्होंने, मतलब ये चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं था मेरे बेटे के लिए। जांच तो हो जाती इसमें, बहुत अच्छी जांच होती इसमें, शुरू से ही सारी चीज़ें थी मेरे पास में। सीसीटीवी फुटेज एक्सीडेंट की उसी से ही जब करनी होती है किसी की, इतनी छोटी सी से ही हो जा, है ना, तो उन्होंने दिखाया ही नहीं अपना रोल के भाई एक माँ को न्याय दिला सके वो। तो उन्होंने एफआईआर में कुछ अपने पढ़ी कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा उन्होंने कि क्यों नहीं हुई जांच या किस प्रकार से सबूत नहीं मिले, कुछ तो लिखा होगा उसमें?
नहीं, एफआईआर मैंने नहीं पढ़ी, वो कोर्ट में है थी, मैं लेके आई हूँ कोर्ट से। तो वो उन्होंने जो मेरे को चीज़ें सबमिट कोर्ट से जो निकली है, मुझे इतनी ज़्यादा उनकी नॉलेज है नहीं उतनी उस चीज़ की ना, तो मैंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्या लिखा उन्होंने। आप राकेश टिकैत जी से भी मिली थी अभी रिसेंटली, तो उनके साथ ही आप एसएसपी साहब से मिली, किस प्रकार से रहा? मैं राकेश टिकैत जी हमारे यहाँ से दिव्यांशु राणा के शोक सभा में आए हुए थे, तो उधर से मेरे भाई भी आए हुए थे, उन लोगों ने मेरे को वहाँ बुलाया, मेरी फैमिली के लोग थे, बहन तू इधर आ जाना, तेरा दुख भी बहुत बड़ा है। और मैं ठीक है। तो वो हमारे पूज्य हैं, क्योंकि उनके साथ मेरे पापा ने भी संघर्ष कर रखा, जेल आंदोलन सारे कुछ मेरे पापा ने भी किए हुए हैं। टिकैत साहब जो इनके फादर थे, बाबा जी हमारे, तो हाँ महेंद्र टिकैत जो जी थे, उनको हम बाबा जी बोलते थे, पापा लोग बाबा जी बुलवाते थे, हम भी बाबा जी बोलते थे उनको। तो वो आए, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया, बेटा हम तेरे साथ हैं सब तरीके से, और हिम्मत नहीं हारेगी, तू अच्छी बच्ची है। उन्होंने सब मेरे से माइक देकर सब लोगों के सामने में मेरे से कहलवाया कि हमारी बेटी को जो दुख है वो सबके सामने में आएगा तो कुछ होगा। फिर जैसे जो आप जैसे मीडिया वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कवर करके मेरे से किया, तो बात मैं उनका धन्यवाद करूँगी। अपने किसान यूनियन नेता सबसे बड़े लीडर हमारे पूजनीय हैं वो उधर, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। इसमें क्या पुलिस शुरुआत में एफआईआर भी नहीं लिख रही थी? जो हमने अखबारों की हेडलाइन पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि एफआईआर भी करने से मना कर रही थी। 16 तारीख को बच्चे को लेकर वहाँ रखा हुआ था जैसा मैंने, तो मैंने 16 या 17 तारीख को उनको बच्चों को पुश करा, घर से किसी को पुश करा, वहाँ से हॉस्पिटल से ही फ़ोन करके कि कोई जाओ मेरे बेटे की एफआईआर लिखा दो या कुछ कंप्लेंट डाल दो, क्योंकि क्षितिज था उस टाइम पे, जिंदा था, उसका इलाज चल रहा था। जैसे उसका एक पैर काटा ना 16 तारीख को, तो 17 तारीख को उसकी डेथ हुई है। तो उस टाइम पे क्षितिज अंदर आईसीयू में भी रहा एक रात को। 17 को हुई ना डेथ, तो 16 को तो सुबह से शाम तक डॉक्टर ने उसका ये वाला पैर जो हमारा लेफ़्ट साइड है ये यहाँ से काट रखा, मेरे पास फ़ोटो है उसकी, उस चीज़ की। उस टाइम मैं बोल रही एक बार जाओ, क्योंकि पैर कट गया तो कुछ तो मैं करूँगी आगे की कार्रवाई उस वाहन के खिलाफ। उन्होंने बोला कि हम आए हैं, इन्होंने मना कर दिया, एफआईआर अभी नहीं होगी, इसके पेरेंट्स आएंगे, जिसका एक्सीडेंट हुआ तब हम एफआईआर लिखेंगे। तो 17 तारीख को क्षितिज की डेथ हो गई। फिर तो मेरा मतलब ही नहीं बन रहा था वहाँ पे उस चीज़ को देखने का। हालांकि मैं ये ऑप्शन उठा सकती थी, देखो मेरी कंडीशन ख़राब थी, समझ ही नहीं पाई कि मैं अब जब क्या कर सकूं। लेकिन बेटा इतना सुंदर था तो उसकी हिम्मत मुझे बाद में खली कि मैं अपने बेटे के लिए अब लड़ूंगी तो मैं खुद ही लड़ूंगी सर। समय तो बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा, होश भी नहीं रहा होगा, क्योंकि एक तरफ बेटा आईसीयू में था, फिर उसके बाद जब डेथ हो जाती है, फिर कहाँ इन सब एफआईआर किस तरीके से करा पाते हैं आप? वो मुझे बहुत प्यार करता था, बोलता था मम्मी मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता कभी भी। और वो रोने, अगर मुझे एक आंसू भी आ गया वो खुद रोने लगता था बैठ के। बहुत इमोशनल बच्चा था मेरे प्रति, तो उसकी यही कमजोरी मेरी ताकत बनी है। जो वो मेरा प्यार इतना करता था माँ को। कितनी उम्र थी उस समय क्षितिज की? क्षितिज 18 साल 8-10 महीने का बच्चा था। चलिए दीदी, आपकी हिम्मत को बड़ा सलाम, और शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि है क्षितिज को आपकी तरफ से, क्योंकि एक माँ ने जो कोशिश करी इतनी कि जो पुलिस काम नहीं कर पाई, जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, उस माँ ने कम से कम उस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की, पुलिस को सारे सबूत दी। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि, और आपकी हिम्मत को भी मैं बड़ा सलाम करता हूँ। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं और शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं, उनसे एक सवाल ज़रूर है कि जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर कहते हैं कि 10 मिनट में आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी हम लोग कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन भी कोई ऑर्डर करते हैं तो 10-15 मिनट में आने की गारंटी। वहाँ पर एक माँ ने अपना बेटा इसलिए खो दिया, शायद वो जिंदा होता, भले ही उसके पैर नहीं थे, अगर सही से उस समय एम्बुलेंस अगर उस समय पर पहुँच जाती, शायद उस माँ को उसी समय इंसाफ मिल गया होता, अगर पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन उस समय कर पाती। लेकिन ना पुलिस ने उस समय ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी, ना उस समय ढंग से एम्बुलेंस उस समय आ पाई, तो माँ ने अपना वो बेटा खो दिया। अब उम्मीद करते हैं कि
जो नई री इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्योंकि सारे सबूत तो ललिता दीदी दे ही चुकी हैं, अब शायद इंसाफ मिल पाएगा। दीदी लगता है इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, अब क्या लास्ट में मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं, और शासन प्रशासन पुलिस का सहयोग अब मिल रहा है। बहुत बढ़िया, अब मुझे सहयोग पूरा मिल रहा है। एसएसपी साहब से बातचीत हुई आपकी? मेरी जब मैं उनको पेपर दे के आई थी, बस उस दिन उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा आश्वासन दिया था। उसके बाद तो अभी मैं वो काम कर रही, तो मैं अभी उनसे कोई बात नहीं कर पाई। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी एक माँ को इंसाफ मिलेगा, और माँ के इस हौसले को भी हम सलाम करते हैं। और जब क्षतिश को इंसाफ मिलेगा तो वो वीडियो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।